हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट, और इसमें हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे कि जब हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसके ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, चलिए इसके बाद अपनी हेडिंग होने वाली है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग हमारी है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इसमें रिलेशन देखना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, हम निकालने जा रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत विभव में मतलब बीच एक रिलेशन, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत विभव के बीच संबंध हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम बोलते हैं इसमें कि देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है वो प्रोवाइड करता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करता है हमें पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में आपको दिखेगा, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें डेफिनेशन लिखा होगा, उसे आप समझ लेना। ठीक है, तो हम बात करें कि जो पोटेंशियल होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। अगर हम यहीं से बात करें कि जो एनर्जी होती है क्या Q नॉट डेल V के बराबर होगी, तो बिल्कुल होगी। अगर इसको डेल V ले लें तो U इज इक्वल टू Q नॉट डेल V, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से जैसे हमने देखा था U इज इक्वल टू होता है Q नॉट अपॉन R, ये होता था। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट अपॉन R इंटू, और ये आ जाएगा Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट, V इज इक्वल टू आ जाएगा KQ बाई R। ठीक है, और यही पोटेंशियल होता था। मतलब ये कि अगर कोई ये पॉइंट, ये कोई चार्ज है Q, तो इसके कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल R डिस्टेंस पर है KQ बाई R के बराबर होता था, ये हमें पता है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से ये देख रहे हैं इनमें रिलेशन, उसी तरीके से हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये Q1, ये Q और ये Q नॉट है। ठीक है, अगर हम इनके बीच डिस्टेंस R ले लें तो फोर्स होता था Q नॉट अपॉन R, ये R स्क्वायर, ये फोर्स होता था। लेकिन अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड होता था F अपॉन Q नॉट, ये होता था। और इसे लिखते थे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट, ये आ जाता था फील्ड। तो E इज इक्वल टू आता था Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई और यहाँ पे फोर्स ये आ गया। बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, मतलब इस तरीके से भी कैलकुलेट की जाती है कि U इज इक्वल टू Q नॉट डेल V। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अपन अब देखते हैं कुछ फोटो, और उसमें हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने दिखेगा, जैसे ये। ठीक है, हर किसी के बीच की डिस्टेंस A है, मतलब ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे Q चार्ज है, ये प्लस Q। हमसे बोल रहा है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। ठीक है, मतलब हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान से कुछ चीज़ें आप समझिएगा। हमें यहाँ पे कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस ये देखना चाहते हैं कि सेंटर पे क्या होगा। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो ये 0 के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, 0 के बराबर। कैसे होगी वो समझिएगा।
पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। उसी तरीके से इसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, और डिस्टेंस इसकी और इसकी सबकी आपस में सेम है तो ये और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है V1 + V2 + V3 + V4, और यहाँ पे चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी जाती है पोटेंशियल की। ठीक है कि अगर चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तब जाके ज़ीरो होने की संभावना है, लेकिन अगर सेम नेचर का है तो कभी भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब कुछ फ़ोटो और देख लेते हैं, इनमें भी चेक कर लें, और ये आप भी बता सकते हैं, खुद मन में सोच लीजिएगा ये होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे +Q, यहाँ पे +Q, अगर हम बात करें यहाँ पे -Q, यहाँ पे -Q। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा या नहीं होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और नहीं होगा, ये देखना है। तो देखिए अगर इसके कारण फील्ड की बात करें तो इसकी तरफ होगा, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्जेस के चलते इसके ऊपर कैंसिल तो होंगे नहीं, इसके कारण इस पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मतलब रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ये आएगा, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि E@O नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो देखो पोटेंशियल में हम क्या बोलते थे, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कुछ a है, तो इसके भी बीच की डिस्टेंस a, इसके भी बीच की डिस्टेंस a, इसके भी बीच की डिस्टेंस a, तो यहाँ पे V नेट आ जाएगा। देखो V1 + V2 + V3 + V4, तो अगर इनके इसके कारण इस पे पोटेंशियल देखा जाए तो हम लिखेंगे KQ इनके बीच की डिस्टेंस a प्लस इसके कारण इस पे देखा जाए तो हम लिखेंगे K, यहाँ का चार्ज है Q अपॉन इसके यहाँ से इसकी डिस्टेंस a, फिर प्लस अब देखो इसके कारण इस पे पोटेंशियल तो लिखेंगे K - Q, क्योंकि चार्ज के साथ हमें रखना पड़ता है, अपॉन यहाँ से इसकी डिस्टेंस a तो a प्लस अगर इसके कारण इस पे देखें तो K, यहाँ का चार्ज है -Q अपॉन ये है a। ठीक है, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस से कैंसल आउट, प्लस है माइनस से कैंसल आउट, मतलब जो सेंटर पे पोटेंशियल मिलेगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें ज़ीरो के बराबर होगा। इसी तरीके से कुछ फ़ोटो आपको और दिखेंगे PDF में, आप उनमें चेक कर लेना कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आपको PDF में दिखेगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को भी आप इसके बाद कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे जब आपको अगर आ गया, आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कंफ्यूज अगर हो गए तो आप फ़ोटो इसकी भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आया, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखा गया है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन, ये हेडिंग है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वर्क डन। अब इसमें देखना है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होगा -डेल U, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, U = हमने देखा था Q0 डेल V, ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ये रख सकते हैं U के प्लेस पे, तो -Q0 अपन ये कर दें डेल V। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें कि वर्क डन और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन नॉर्मल फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा Q0 डेल V। तो वर्क डन और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो
तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो ये रामबाण की तरह काम करेगा, इसीलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला हम प्रॉपरली लिख दे रहे हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम तो माइनस डेल यू होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, बिल्कुल होता है। आगे लिखेंगे माइनस क्यू नॉट डेल वी। तो ये जो फॉर्मूला है, जब कभी आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आएँ तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा, आप याद रख लीजिएगा, और इसे हम बोलेंगे कि आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये करना, तो बात समझ में आई आपको, ये पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है। इस पे हम अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, आगे कोशिश क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आप कॉपी करिए। चलिए अब देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in a uniform electric field, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसको। देखिए जैसे हमने देखा था कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इसमें हम किसी डाइपोल को सपोज कर लीजिए इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से डाइपोल को अपन रख देते हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। अब हमें क्या देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस डाइपोल को रखते हैं तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फट से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए अगर वर्क डन की बात करें तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब F डॉट एक्स ये होता है। लेकिन अगर टॉर्क के फॉर्म में बोलें, देखिए जब किसी को रोटेट कराते हैं तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है उसको निकालने का तरीका देखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू टाउ डॉट थीटा, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब समझिए हम इसे मान लेते हैं कि हम θ1 से θ2 इसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये था कि मान लीजिए ये थीटा था, थीटा से हम θ2 रोटेट करा रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर वर्क डन की बात करें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सबसे पहले कि जो हम डिस्प्लेस करा रहे हैं या जो रोटेट करा रहे हैं वो रोटेट हम करा रहे हैं डी थीटा, मतलब बहुत छोटा सा रोटेशन है। बहुत छोटा सा रोटेट जब कराते हैं तो वर्क डन भी बहुत छोटा करना पड़ता है और वर्क डन होगा डी डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डी डब्ल्यू तो वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए टाउ के प्लेस पे टाउ ही रहेगा क्योंकि टॉर्क यहाँ पे फिक्स अभी रहेगा, ठीक है। मतलब टाउ के प्लेस पे टाउ रहेगा डॉट, अब थीटा के प्लेस पे क्या आएगा डी थीटा, क्योंकि रोटेशन बहुत छोटा है, ठीक है। अब समझिए आगे जो टाउ की वैल्यू होती है वो मोमेंटम के फॉर्म में होती है यहाँ पे पी ई साइन थीटा, और ये चीज़ हमने पीछे देख रखा है, ठीक है। हमें पता है कि टाउ इज इक्वल्स टू होती है पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे रख देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आएगा पी ई साइन थीटा और ये आएगा डी थीटा, ठीक है। देखिए छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो वर्क कितना करना पड़ा, बहुत छोटा सा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वर्क हमें करना है वो निकालना है θ1 से θ2 तक, मतलब θ1 से θ2 रोटेशन कराते हैं तो फिर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। हमारा देखो पहले कितना था θ1, तो वर्क कितना करना पड़ा मान लेते हैं W, लेकिन जब θ2 लेके जाते हैं रोटेट करा के, मतलब जब एंगुलर रोटेशन θ2 तक होता है
तो वर्क करना पड़ता है W के बराबर, ठीक है। dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W लिमिट की बात करें तो ये 0 से W ये लिमिट इज इक्वल्स टू, अब देखिए P और E मतलब जो इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा P और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों होंगे कांस्टेंट, तो हम पी ई को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है साइन थीटा डी थीटा ये बचा है, ठीक है। ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। अब देखिए ये आएगा पी ई, अब यहाँ पे समझिएगा, अब हम कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट है यहाँ पे देखो, लिमिट लगाने का ये तरीका होता है इस तरीके से, θ1 से θ2, लोअर लिमिट θ1 और अपर लिमिट θ2, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे θ1 और θ2 पुट करते हैं, उसके पहले देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो W माइनस W के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू, ये आ गया पी ई, अब अंदर है माइनस कॉस थीटा और ये लिमिट है θ1 से θ2, ठीक है। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले अपन मिटा ले इसको, चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा W इज इक्वल्स टू, अब देखिए पी ई तो ठीक है, ये पी ई रहेगा, अब अंदर की बात करते हैं तो माइनस, तो ये माइनस था, तो देखो यहाँ पे माइनस कॉस θ2, थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे पहले, अपर लिमिट यानी θ2, तो हम लिखेंगे कॉस θ2 फिर माइनस, अब देखिए माइनस तो आता है, अब यहाँ पे ये माइनस फिर ब्रैकेट माइनस, जो इसके साथ वाला माइनस था वो ये रहेगा, ठीक है। अब कॉस, अब आएगा लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना है θ1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो W इज इक्वल्स टू आ गया पी ई, अब अंदर देखिए ये आएगा माइनस कॉस θ2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा कॉस θ1, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ होगा। अब देखिए इसको अपन लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, W इज इक्वल्स टू पी ई, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस θ1, यानी प्लस वाले को हम पहले रख दें, फिर माइनस कॉस θ2, ठीक है, ये बात समझ आई। तो वर्क हमें इतना करना पड़ेगा, अगर θ1 से θ2 तक उस मतलब इस डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहीं पे एक चीज़ अपन और समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा और मिनिमम वर्क डन कब मिलेगा, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा और मिनिमम वर्क डन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा और मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशल कंडीशन, क्या लिखते हैं, स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें फर्स्ट केस देखते हैं, और केस फर्स्ट में हम क्या मान लेते हैं कि इफ़ θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे बाद में समझेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन और मिनिमम वर्क डन किस केस में आएगा, लेकिन सबसे पहले केस समझ लेते हैं कि θ1 क्या ले लिया हमने 0 और θ2 क्या ले लिया 180 डिग्री। समझिएगा, जैसे ये आपका डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से रहा होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, फिर हमने क्या किया कि इसको पकड़ा और इस तरीके से घुमा दिया, ठीक है, तो घुमा दिए तो फाइनली डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हो गया, मतलब इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो इससे ये बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू पी ई। अब यहाँ पे देखिएगा cos θ1 माइनस cos θ2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है cos θ1 और cos θ1 के प्लेस पे क्या लिखा है 0 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 0 डिग्री माइनस cos θ2 और θ2 के प्लेस पे क्या लिखा गया है 180 डिग्री, ये आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि W इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई, अब लिखेंगे cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है, तो ये आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1,
तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू, ये 1 कितना 2, तो हम लिख सकते हैं 2PE, ठीक है 2PE, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा और यही मिलता है मैक्सिमम वर्क डन। यही क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन। मतलब अगर इस डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम कंडीशन सेकेंड समझ लेते हैं और हम देख लेते हैं मिनिमम वर्क डन के लिए, ठीक है, कि मिनिमम वर्क डन कब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये बोलेंगे, इसको हम केस सेकेंड ले लेते हैं कि इफ़ θ1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड θ2 हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री। मतलब ये है कि हम 180 से 0 डिग्री तक घुमा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें समझिएगा कि ये केस किस तरीके से है कि 180 से 0 डिग्री कब आएगा। देखिए पहले डाइपोल इस तरीके से था, ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं और घुमा के 0 डिग्री तक लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। घुमा के किधर लेके जा रहे हैं, 0 डिग्री तक। तो समझिएगा इसे, अगर समझ पाएँ तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। डाइपोल को पहले रखा गया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इससे समझिएगा कि ये डाइपोल है और ये डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल को ऐसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है। अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के और ले के चले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है और कितना वर्क डन मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे ये कि W इज इक्वल्स टू PE, ये तो ठीक है। अब अंदर cos θ1 यानी कि θ1 के प्लेस पे 180 डिग्री, फिर माइनस cos θ2 यानी cos θ2 के प्लेस पे 0 डिग्री। और देखिए cos 180 की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से PE ये तो ठीक है। अब आगे -1 और ये भी क्या है -1, तो -1 तो ये लिखेंगे -1, फिर -1 ये, और ये आ जाएगा -2 टाइम PE, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया, वर्क इज इक्वल टू -2 टाइम PE, और यही होगा मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन यही होगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा, मिनिमम वर्क डन कब मिलेगा, ये चीज़ अब अपन समझ गए। अब हम देखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, और वर्क डन की हेल्प से ही हम कर पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे हमने देखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ये आता था, बिल्कुल आता था, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और वर्क डन बाय सिस्टम क्या आता था, ये आता था पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव और वर्क डन बाय सिस्टम कैसा आता था, पॉजिटिव आता था, ठीक है। इतनी बात। तो देखो जब हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन ये होता था पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल U इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या था, निगेटिव, तो हम लिखेंगे निगेटिव यानी -W, ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट। अब देखिए इसे हम लिखेंगे डेल U इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो एक्सटर्नल वर्क डन और ये पॉजिटिव के साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके द्वारा मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू PE ये है, तो अब हम देखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो देखो ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ये दे रखा है। अब समझिएगा कि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये है और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में ये रिलेशन है,
तो हम लिखेंगे डेल यू इज इक्वल्स टू डब्लू इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो डाइपोल है इस डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर। बात समझ में आई? तो इसे आप अच्छे तरीके से समझिए, इसे नोट करिए। चलिए अपन एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये रखा गया है। इसमें अब हम क्या करते हैं कि जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पहले से ही, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, और ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। यानी कि हम ये बोलने वाले हैं कि जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री है। अब ये मान लेते हैं कि इसे 90 डिग्री से थीटा एंगल अपर रोटेट कराते हैं, 90 डिग्री से क्या करते हैं, थीटा एंगल इसे रोटेट कराते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, लेकिन हम थीटा 2 क्या ले ले रहे हैं, ये ले ले रहे हैं थीटा के बराबर, यानी कि 90 से हम थीटा रोटेट करा रहे हैं, तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो डेल यू इज इक्वल टू पी ई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो थीटा 1 यानी कि कॉस 90 डिग्री, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डेल यू इज इक्वल्स टू आ जाएगी पी ई माइनस कॉस थीटा के बराबर, और इसे अपन लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेल यू कितना आ गया, डेल यू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसे अपन लिख सकते हैं, ये तो होता है स्केलर फॉर्म, आप ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये होता है स्केलर फॉर्म, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें या इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद अपन स्पेशल कंडीशंस कुछ देख लेते हैं। देखिए डाइपोल ऐसे ही था, अब अपन देखना ये चाहते हैं कि ऐसी, पहले मान लीजिए कि डाइपोल इस तरीके से था, लेकिन हम इसको कितना रोटेट कराएं कि जो डाइपोल है वो स्टेबल हो, अनस्टेबल हो और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये सारी चीज़ें अपन देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल u इज इक्वल टू आ गया है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो ये आ गया डेल u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, ये सारी कंडीशंस आपको गिवन होंगी कि कब क्या यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन तब आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, मतलब ये होता है कि जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं एनर्जी, तो ये लिखेंगे माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, ठीक है, और ये कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि आ जाएगा माइनस पी ई के बराबर। तो जो डेल यू आएगा वो आएगा माइनस पी ई, तो ये हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। और यही होता है स्टेबल कंडीशन, मतलब ये है
कि अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि उसके पास एनर्जी कितनी है, -PE के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, और उसमें सेकेंड कंडीशन में ये है कि एनर्जी जब ज़ीरो हो तो वो कौन सा केस होगा। एनर्जी जब ज़ीरो हो यानी कि पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी, तो हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी, ज़ीरो एनर्जी। अब देखिए पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी तभी होगी, ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो और जो डाइपोल मोमेंट हो वो इसके परपेंडिकुलर रहे। जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल यू इज इक्वल्स टू -PE cos 90, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू होती, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखना चाहते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये हमारा थर्ड है, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम बोलेंगे कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। देखिए ये सारी बातें हमें याद रखनी है, अगर याद नहीं रहेंगी तो हम कंडीशन लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 180 डिग्री, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। ठीक है, ये होगा, तो तभी तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, और यहाँ देखना चाहते हैं कि एनर्जी कितनी आती है, तो -PE cos थीटा ये होता है। अब यहाँ पे रख देंगे -PE और ये cos आ जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और डेल u आ जाएगा -PE के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के पास कितनी होगी, PE के बराबर। मतलब अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डाइपोल मोमेंट या सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो +PE के बराबर होगी। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। तो जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं उन कंडीशंस को आप याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारी हेडिंग होगी हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। मतलब जब पोटेंशियल गिवन हो तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़। तो देखिए किसी ज़माने में हमने देखा था, मतलब अभी हमने देखा था कि dV इज इक्वल्स टू होता है -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये होता है। ठीक है, अच्छा इसी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना चाहें तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -dV/dr, ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास एक डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r कैप। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से एक बेहतर फॉर्मूला बन गया, तो इसे आप याद रखेंगे कि ये होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे dV/dr की बात करें तो हम ये क्या बोलेंगे, ये लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, ये लिखा गया है। ठीक है, अच्छा चलिए अगर इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू dV/dr, ये हम लिख देंगे। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो dV/dr के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए। और इसके बाद देख लेते हैं कि अगर पोटेंशियल
एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ v इज द फंक्शन ऑफ x y z, मतलब जब v x y z का फंक्शन हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, आगे माइनस रहेगा, डी वी अपॉन डी एक्स और ये आगे आ जाएगा आई कैप। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो एक्स एक्सिस के एलोंग, मतलब आई कैप के एलोंग हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम करेंगे ई वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा ये जे कैप। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हम ई जेड वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और इसे लिखेंगे माइनस ई डी वी अपॉन डी जेड के कैप। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब v हो फंक्शन x y और z का तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं आया है, अभी फाइनल ये आया नहीं है। अब फाइनल यहाँ से आने वाला है कि जो ई नेट आएगा, मतलब ई नेट आएगा वो आएगा ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा है या फिर हमने शुरू में भी देखा था कि यहाँ से निकल के आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। केवल मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सबको जोड़ के स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये चीज़ आपको आती है कि किस तरीके से हमने ये लिखा है, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो जो अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, और आपको सारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, आप बस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, हर स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, तभी ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, अपन समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे ई एक्स वेक्टर। हमने देखा कि जब इस तरीके का फंक्शन हो, जब वी एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो तो हम सभी फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, आगे रहेगा आई कैप। ठीक है, ये अब यहाँ से हम लिखेंगे आगे कि माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब आगे ये जो फंक्शन है इसको कॉपी अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो y है और ये z है ये कांस्टेंट होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं केवल और केवल वही वेरिएबल होता है, यानी कि x क्या होगा वेरिएबल और y और z क्या होंगे कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करते वक्त किसी भी फंक्शन को हमें ये पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस, अब आगे 3 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको हम कर लेंगे बाहर। देखिए ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये आपको ध्यान है मतलब ये क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला कि x क्या है वेरिएबल और y क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है बाहर आ जाता है, तो 3y स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बाहर। अब देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है कितना होता है 2x के बराबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बीच में क्या है प्लस। अब आगे वाले फंक्शन को देखते हैं, तो देखिए 6 और y ये आ जाएंगे बाहर। अब अंदर x स्क्वायर है
और एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x के बराबर, ठीक है। फिर प्लस, और प्लस में देखिए अब 2yz², मतलब ये है कि y और z क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे आई कैप लगा देते हैं, आगे आई कैप अपन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ex वेक्टर, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ex की वैल्यू क्या आती है। तो हम ये लिखेंगे ex वेक्टर, और किस पे, तो देखिए यहाँ पे अगर x की बात करें तो x ये होता है x, और ये होता है y, और ये होता है z। तो हमें केवल x की ज़रूरत है, और x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और, इसमें y और z भी यहाँ पे गिवन है, तो y और z को भी अपन पुट करेंगे, यानी कि हम ये रखेंगे कोऑर्डिनेट 1, 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पुट करते हैं, तो देखिए 3 तो ठीक है। अब आगे y लिखा है, और यहाँ पे ये होता है x, और ये होता है y, और ये होता है z। तो x के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, y के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर इनटू, ये 2 है। अब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो ये 1 प्लस ये है 6, तो 6 इंटू, अब y के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1, तो 1 इंटू 2, और फिर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1, तो ये आ गया 1। अब देखिए आगे आई कैप, तो ये ex वेक्टर आ गया अपना। अगर ये माइनस है तो माइनस अंदर, 3 2 जा 6, बीच में प्लस है, और 6 2 जा 12 ये आएगा, और सबको ऐड करेंगे तो ये -18 आई कैप आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने ये देखा कि जो ex वेक्टर है वो 18 आई कैप मिल गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम EY की बात कर लेते हैं कि EY की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हम लिखेंगे EY, तो EY वेक्टर आ जाएगा -dv/dy, अब ये आ जाएगा j कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू -d/dy। अब जो फंक्शन अंदर है, मतलब ये फंक्शन लिख लेंगे 3x² y² प्लस 6x² y प्लस 2y² z², ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये j कैप, ठीक है। अपने को j कैप, i कैप, k कैप से कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल, उसको लास्ट में अपन पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, इसका मतलब y क्या है, वेरिएबल, बाकी x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अपन उसी तरीके से करते हैं, तो 3x² कॉमन, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इनटू y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 6x², ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, उसी तरीके से y का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस। अब देखिए ये 2z², तो 2z² बाहर कर लेंगे, इनटू y² है, तो y² का डिफरेंशिएशन आएगा 2y के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि फिर से वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि ये 1,1,0 ये पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, तो ये माइनस है, ये 3 है, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1, तो हम लिखेंगे इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2। अब y के प्लेस पे अगेन 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 है, इंटू x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब देखिए 2 है, इंटू z, और z के प्लेस पे क्या है, 0, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर इंटू 2। अब y के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये आएगा j कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू -3 2 जा 6 प्लस
ये आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और बाहर है जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस 6 6 12, तो ये आएगा 12 जे कैप के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्चुअल में ये आया है ई वाई वेक्टर, तो ई वाई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे -12 जे कैप के बराबर। ठीक है, ये आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई वाई वेक्टर आ गया है यहाँ पे -12 जे कैप के बराबर। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब अपन z को कैलकुलेट करते हैं, मतलब ई जेड को, और उसको देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए यहाँ से अपन देखने वाले हैं ई जेड, तो ई जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी जेड, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा के कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी जेड, ये आ गया। अब ये वैल्यूज़ अगेन पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू z है यहाँ पे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब कि केवल और केवल z वेरिएबल है, बाकी सभी के सभी फंक्शन कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, एक्स वाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा माइनस, अब देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर बीच में प्लस, तो प्लस, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा 0, क्योंकि ये फंक्शन भी कांस्टेंट है, तो प्लस, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ से 2y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 2y स्क्वायर को अपन ले लेंगे बाहर, इनटू z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2z के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आया है, ये हम आगे लिख देंगे के कैप, यहाँ पे भी लिखेंगे के कैप, ये आ गया है ई जेड वेक्टर, तो ई जेड वेक्टर एट 1, 1, 0 इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए ये 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 2, अब y के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, z के प्लेस पे पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0, और ये के कैप। अब देखिए 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 के कैप। अब यहाँ से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सबसे पहले तो इसे लिख लें अपन कि इज जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया 0 के कैप। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बस, हमें ये पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लिखा जाता है, तो हमने देखा था कि ई वेक्टर या ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर होता था। ठीक है, ये होता था, तो हम यहाँ से लिखेंगे ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स के प्लेस पे देखिए -18 आई कैप है, तो लिखेंगे -18 आई कैप प्लस, अब यहाँ पे ई वाई है, और ई वाई वेक्टर के प्लेस पे पुट करेंगे -12 जे कैप, तो ये आ जाएगा -12 जे कैप, फिर प्लस 0 के कैप, ये रख देंगे, तो यहाँ से आएगा ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -18 आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये आएगा 12 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि जब पोटेंशियल एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अगर ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को पूछ दे तो हम लिखेंगे ई नेट वेक्टर का मॉड, ये सबको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो ई नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में, अब ये देखिए -18 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे -12 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू आप घर पे अच्छे से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर्स में आपको जितनी बातें समझाई गई उसे आप 1-2 बार अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ये भी बात ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।